तो नमस्कारम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो मेरे प्रिय छात्रों, मित्रों, साथियों एवं समस्त सम्मानित देशवासियों। स्वागत है आप सभी का आप ही के YouTube चैनल एस फिजिक्स में। वेलकम टू एस फिजिक्स। तो चलिए बिना विलंब करते हैं प्रारंभ। मित्रों, इस सीरीज में हम लोग बात कर रहे थे यूपी जीडीसी 2020 में आए हुए, मतलब यूपी जीडीसी 2020 की परीक्षा जो 2021 में हुई थी, उसमें आए हुए पूर्व प्रश्नों का हम लोग जो है यहाँ पे सोल्यूशन देख रहे हैं। और अब तक हमने इन प्रश्नों के सॉल्यूशंस या इनके हल देख चुके हैं, जिसमें ये सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप ये देख सकते हैं वीडियो। ठीक है, इसमें हमने 1 से लेकर और 11 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। चलिए, तो अब आगे चलते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? कहता है ए पार्टिकल इन द इनफिनाइट स्क्वायर बेल हैज इनिशियल वेव फंक्शन। ए पार्टिकल इन द इनफिनाइट स्क्वायर बेल हैज द इनिशियल वेव फंक्शन साई एक्स नॉट इक्वल टू ए एक्स, यानी कैपिटल ए इंटू स्मॉल एक्स इंटू ए माइनस एक्स, और जहां पे लिमिट है 0 से ए के बीच में एक्स की। तो यहाँ पे कांस्टेंट ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आई होप कि आप जो है इसको पॉज करके वीडियो और इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। हाँ, उम्मीद है कि आपने जो है कर लिया होगा। तो चलिए हम इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है हमारे पास? वेव फंक्शन। वेव फंक्शन क्या है? ए एक्स ए माइनस एक्स। ठीक है, और यहाँ पे हम निकाल लेते हैं साई स्टार, यानी इसका जो है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये भी सेम चीज आएगा। तो साई स्टार साई इक्वल टू, इसे हम मॉड साई का स्क्वायर भी कह सकते हैं, और ये यही चीज आ जाएगी ए एक्स ए माइनस एक्स, और दोनों का होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हमने लिख लिया। अब एक होती है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। क्या होती है? नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन की बात करते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या कहती है? कहती है कि जो आपने लिमिट 0 से ए तक थी, ठीक है, लिमिट 0 से ए तक थी, और यहाँ पे साई स्टार साई वन डायमेंशन है तो dx, अथवा 0 से ए मॉड साई का स्क्वायर dx, ये 1 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे लिमिट दी हुई है तो हमने लिमिट लगा दी, नहीं तो ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी रखते हैं, तो इसमें रख दीजिए। तो इसमें रख देंगे अगर हम, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा 0 से ए साई स्टार साई dx, ये किसके बराबर हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा? ये अभी अभी हमने निकाला है, ये 0 से ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स स्क्वायर का ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और ये 0 से ए, और ब्रैकेट के अंदर अगर हम इसे करते हैं तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स की पावर 4। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये चीज आएंगे -2ax का क्यूब हो जाएगा, और ये dx हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये शायद कट ना जाए एडिटिंग में, तो मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे इसको और सॉल्व करते हैं, और ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, और इसको इक्वल टू 1 रखना ही है। इसको इक्वल टू 1 रखना ही है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि ये चीज 1 के इक्वल है, और यहाँ पे हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो ये 0 से ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस, और यहाँ पे ए स्क्वायर रहेगा, प्लस 0 से ए एक्स की पावर 5, सॉरी एक्स की पावर 4 -2a, और 0 से ए एक्स की पावर यहाँ पे 3 हो जाएगा, और dx हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हम यहाँ पे, और इसको इक्वल टू 1 रख देंगे। ठीक है, हाँ, और अब सॉल्व करते हैं तो ए स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर है, और यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपान 3, और लिमिट 0 से ए की हमने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया है। आप ये जो है अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, और ये हो जाएगा एक्स की पावर 5 अपान 5, और ये 0 से ए -2a, और ये हो जाएगा एक्स की पावर 4
अपॉन 4 और ये 0 से a इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया और इसको हम लिख सकते हैं इस साइड से। एक मिनट, तो ये सारी चीजें यहाँ तक हम लोग पहुंच गए हैं। ओके, और फिर ए स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा a की पावर 5 अपॉन 3, ये a की पावर 5 अपॉन 3 अपॉन 3 और प्लस ये आएगा a की पावर 5 अपॉन 5 और माइनस ये आएगा 2 a की पावर 5 अपॉन 4 और ये इक्वल टू 1 के आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए स्क्वायर और इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये एक तरह से 5 प्लस 3 यानी 8 ए अपॉन 5 अपॉन 15 और माइनस ए की पावर 5 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ से फिर इसको जो है 1 कर देंगे और यहाँ से फिर से इसे हम सॉल्व करेंगे। तो कुछ गड़बड़ है क्या, मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। ए स्क्वायर, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 16 ए की पावर 5 माइनस 15, कोई गड़बड़ नहीं है, हाँ सही है। और ये जो है 30 हो जाता है और ये 1 के बराबर इक्वल हो जाता है और यहाँ से ए स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका ए की पावर 5 अपॉन 30, ए की पावर 5 अपॉन 30 इक्वल टू 1 और यहाँ से जो ए आएगा, ए स्क्वायर आएगा, वो आएगा 1 अपॉन ए की पावर 5 अपॉन 30 और या इसको हम जो है यहाँ से लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू 30 अपॉन ए इक्वल टू 30 अपॉन ए की पावर 5 और यहाँ से इसकी पावर हो जाएगी 1 अपॉन 2। ठीक है, तो ये आंसर फाइनली हम लोगों को मिला। ठीक है, तो क्या देख लेते हैं इस तरह का कोई ऑप्शन है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए इसमें बहुत समय लग गया लेकिन चलो मैंने एक क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट ऑफ रेडियस rn इज प्रोपोर्शनल टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें बोहर ऑर्बिट की बात कर रहा है, याद करना कि मैग्नेटिक मोमेंट का एक फॉर्मूला होता है। इसका आंसर आप लोग गेस करिए, तब तक मैं इसका सोल्यूशन देखता हूँ। देखिए होता क्या है कि मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल टू आई ए और इसको आप ए मतलब एरिया, आई मतलब करंट, ये हो जाएगा ई वी एन आर एन अपॉन ई वी एन आर एन अपॉन 2। तो यहाँ से हमें साफ साफ दिख रहा है कि इफ वी एन इज कांस्टेंट, अगर इस तरह दिया गया है तो यहाँ पे म्यू प्रोपोर्शनल टू आर एन हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे एक समस्या है, यहाँ पे कह रहा है कि बोहर ऑर्बिट की बात हो रही है। अगर क्वेश्चन में बोहर ऑर्बिट आ गया तो आपको ये फार्मूला यूज नहीं करना है और इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है म्यू इक्वल टू माइनस ई एल अपान 2m और ये माइनस ई अपान 2m एन एच, ठीक है, एन एच अपान 2 पाई। तो इस तरह से क्योंकि एल की वैल्यू होती है एल इक्वल टू एन एच का ये आता है और यहां से हम देखते हैं कि म्यू प्रोपोर्शनल टू एन हो गया एंड आल्सो बी हैव, हम क्या जानते हैं कि जो आर्यन था उसका स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एन होता था, सॉरी आर्यन जो है प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होता था। ठीक है, तो यहां से जो एन हो गया एन प्रोपोर्शनल टू रूट आर्यन हो गया, हेंस म्यू प्रोपोर्शनल टू रूट आर्यन। तो हमारा जो आंसर है वो ये सही है। ठीक है, तो याद रखना अगर बोहर ऑर्बिट की बात करें, देखिए यहाँ लिखा हुआ है साथ साथ बोहर ऑर्बिट, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही होगा। मैं इसे टिक कर देता हूँ, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, हाँ, और अगर किसी और में कांस्टेंट की बात करें तो ये प्रोपोर्शनल टू आर्यन के होगा, ये आप देख सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि इसमें इफ वन ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स, यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स नहीं लिखी, ये मैट्रिक्स है, यहाँ पे ये है 1 -1 और -1 1। इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी थी, शायद इसमें मैट्रिक्स दी नहीं गई थी, ठीक है, और इसलिए जो है इसमें दिक्कत थी। तो बिना मैट्रिक्स के हम कैसे बताएंगे कि अगर 0 है तो दूसरी क्या होगी? व्हाट इज द अदर आइगन वैल्यू, इस तरह के क्वेश्चन थे 0। तो इसमें ये देख लेते हैं कि अगर एक आइगन वैल्यू 0 है तो दूसरी आइगन वैल्यू, जब तक हमें मैट्रिक्स पता नहीं होगा तब तक हम गेस नहीं कर सकते। चलिए, तो यहाँ पे अगर ये मैट्रिक्स ले लिया जाए, ये मैट्रिक्स मैंने खुद डाली है क्योंकि इसमें थी नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ थी, लेकिन आप इस तरह की मैट्रिक्स होगी, इसी के लिए ये सोल्यूशन सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में क्या हो जाएगा? a माइनस लेमडा आई, इससे हम गेस कर सकते हैं 0, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस लेमडा माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस लेमडा, ठीक है, इक्वल टू 0, और यहाँ से आता है 1 माइनस लेमडा का स्क्वायर और माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 1 माइनस लेमडा का स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, और ये हो जाता है 1 माइनस लेमडा इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो यहाँ से एक बार प्लस लेने पे यहाँ पे लेमडा की वैल्यू आती है 0 और 2, ठीक। और दूसरा ये भी हम कह सकते हैं कि अनदर मेथड, इसमें क्या होता है? लेट आइगन वैल्यूज आर लेमडा 1 एंड लेमडा 2, देन लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 ये होता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, और यहाँ पे ट्रेस क्या है? 1 प्लस 1 यानी 2 है, ठीक है। एंड लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 इक्वल टू डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स, ठीक है, और इसकी वैल्यू भी आप यहाँ पे सीधे सीधे निकाल सकते हैं 0 आए। तो यहाँ से सीधे ही गेस कर सकते हैं, लेट लेमडा 1 इक्वल टू 0 देन लेमडा 2 इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ से भी आंसर आ गया। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A man is running on a 100-meter straight track. The number of degree of freedom associated with motion of the man is, ठीक है। ये इतने छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पे हमने ये टिक कर दी। तो आप देख सकते हैं कि a man is running on a 100-meter straight track. अगर एक ही ट्रैक पे रन कर रहा है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, और स्टेट की बात कर रहा है, ठीक है, सीधे ट्रैक पे, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ, तो इसमें 1 होगी नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसमें कुछ भी ज्यादा पूछना नहीं, ठीक है। ये अगेन यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्सेज आर शॉर्ट रेंज फोर्स, ठीक है। चलिए हम एक बार बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन में 4 फंडामेंटल फोर्सेज की, 4 फंडामेंटल फोर्सेज, ठीक है, जिसमें से पहला आ जाता है ग्रेविटेशनल, चाहे जिसको जैसे लिखो, ग्रेविटेशनल। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये 4 फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तीसरा है न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग, और चौथा है न्यूक्लियर वीक, ठीक है। और ये जो रेंज होती है इनकी इनफाइनाइट रेंज होती है, ठीक है, इनकी रेंज क्या होती है? इनफाइनाइट। और इनकी जो है, इसकी तो होती है 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है, और इसकी 10⁻⁻18 मीटर के अराउंड में होती है, ठीक है। तो ये शॉर्ट रेंज होगा, इनफाइनाइट रेंज या लॉन्ग रेंज, ये दोनों, और ये दोनों ही शॉर्ट रेंज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन में मुझे लगता है मिस प्रिंटिंग थी या कोई तो दिक्कत थी। इसमें देख लेते हैं कि इन रीमान लेबल्स द एनर्जी लेवल्स corresponding to up and down orientation have values in terms of magnetic moment mu and external field h। देखो इन्होंने क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज किया है, ठीक है। हम जानते हैं कि जो एनर्जी होती है
मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दी गई हैं, तो ये होता है E इक्वल टू म्यू डॉट बी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बी की जगह क्या दिया गया है, यहाँ पे बी की जगह कह रहा है एच, तभी ये फॉर्म सही होगी। ठीक है, बी की जगह एच कह रहा है। तो इस आधार पे इसमें जो अप और डाउन की जो स्टेट होती है, प्लस माइनस कर दे, अप और डाउन की स्टेट जो होती है वो इसके अनुसार ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, नहीं तो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कई बार, चूंकि बी इक्वल टू म्यू एच होता है लेकिन यहाँ पे म्यू परमिएबिलिटी है, और इसलिए ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज, जैसे आप सी की तरफ भागते हैं, बी की तरफ भागेंगे तो यहाँ म्यू अलग है और ये जो है मैग्नेटिक मोमेंट ये म्यू अलग है। तो यहाँ के हिसाब से अगर सही होगा तो क्वेश्चन नंबर 1 सही होगा, हालांकि यहाँ पे अगर ये बी देना चाहिए तो ज्यादा ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जीरो स्पिन। बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सीधा आंसर है कूपर पेयर। ठीक है, तो कूपर पेयर जो है क्या होता है, कूपर पेयर ये सुपर कंडक्टर में किसमें होता है, सुपर कंडक्टर में, पहली बात ये जान लीजिए, सुपर कंडक्टर। और दूसरा इसे हम इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फोनॉन इंटरेक्शन या इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन कहते हैं। मतलब इसमें दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के वो क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के वो फोनॉन, फोनॉन का मतलब जो है ये एक तरह से एनर्जी, जैसे फोटॉन होता है एनर्जी पैकेट, तो वैसे एनर्जी पैकेट ऑफ इलास्टिक वेव, इलास्टिक वेव। ठीक है, तो ये फोनॉन कहते हैं। तो ये इसके द्वारा जुड़े रहते हैं, इसमें दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के फोनॉन के द्वारा इंटरेक्ट करते हैं और एक पेयर बनाते हैं, जैसे हम कूपर पेयर कहते हैं। और ये कूपर पेयर स्पिन जो है जीरो होती है और ये बोसॉन कैटेगरी में कहा जाएगा। ठीक है, और बाकी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये आपके फर्मियान्स होते हैं। आई होप। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी Eb ये लगभग 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होती है। तो ये इतनी सारी चीजें हमने सीखी हैं। चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 19। प्राइमरी कॉस्मिक रेज आर कंपोज्ड ऑफ वेरी एनर्जेटिक। ठीक है, प्राइमरी रेज की बात होगी, अगर प्राइमरी रेज की बात होगी तो प्राइमरी रेज में सबसे ज्यादा क्या होता है, ये सबसे ज्यादा होते हैं अल्फा पार्टिकल्स एंड, या इसे हीलियम न्यूक्लियस भी कहते हैं, एंड हाइड्रोजन न्यूक्लियस, एच न्यूक्लियस। ठीक है, एच न्यूक्लियस, सॉरी सबसे ज्यादा एच न्यूक्लियस। ठीक है, या जिसे हम जो है प्रोटॉन भी कहते हैं, प्रोटॉन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको सही कर देता हूँ, प्रोटॉन और ये हाँ, प्रोटॉन और ये हीलियम न्यूक्लियस, हाइड्रोजन न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए ये मोस्ट होता है, ये लगभग जो है 85% प्रोटॉन या हाइड्रोजन न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और ये बनती कहाँ पे है, ये आती कहाँ से है, आउटर स्पेस से। ठीक है, आउटर स्पेस से आती है। दूसरा जो सेकेंडरी कॉस्मिक रेज या कॉस्मिक रेज की बात हो रही है, इसमें से बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मेसांस, म्यू मेसांस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, पाई प्लस माइनस पाई मेसांस, ये एटसेट्रा होते हैं, ये सब होते हैं। और ये प्रोड्यूस होते हैं कहाँ पे, ये प्रोड्यूस होते हैं अपर लेयर ऑफ स्पेस में। ठीक है, अपर लेयर ऑफ स्पेस। ठीक है, या अपर स्पेस में, यहाँ पे ये कहा ज्यादा ठीक होगा कि अपर स्पेस में प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस इन अपर स्पेस। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा। हाइड्रोजन न्यूक्लियस या अल्फा पार्टिकल दिया होगा तो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें निकालना है लैग्रेंजियन फॉर ए पार्टिकल इज गिवन बाय, क्या निकालना है हमें, लैग्रेंजियन निकालना है। और इसके लिए क्या करेंगे, तो लैग्रेंजियन निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जैसा कि हमारा एल दिया हुआ है, आप इसको जानते होंगे और फिर कर लेंगे। तो एल इक्वल टू है ½ m r² प्लस r थीटा डॉट स्क्वायर। यहाँ पे माइनस बी आर है,
ठीक है। और यहाँ पे एक चीज देखनी है कि ये जो हमारा लैग्रेंजियन है ये 2 वेरिएबल में है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है और इसमें हमें साइक्लिक कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे देखते हैं फॉर साइक्लिक कोऑर्डिनेट, फॉर साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स, और ये हो जाएगा यहाँ पे डेल एल अपान, पहले आर के लिए चेक करते हैं ये क्या आ रहा है, ये 0 होना चाहिए, लेकिन हम चेक करते हैं तो डेल आर इक्वल टू यहाँ पे डेल अपान डेल आर और यहाँ पे हाफ एम आर डॉट प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा प्लस डेल अपान डेल आर यहाँ पे आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर, और ये जो होगा यहाँ पे ये 2r थीटा डॉट का स्क्वायर, ये नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया कि r जो है r इज नॉट अ साइक्लिक कोऑर्डिनेट, r तो नहीं, तो जिसमें r वाला ऑप्शन है ये सारे खत्म हो जाएंगे। अब चलिए थीटा की बात कर लेते हैं, यहाँ पे r की बात कर ली और यहाँ पे थीटा की बात कर लेते हैं। तो डेल एल अपान डेल थीटा चेक करते हैं, इसमें भी वही होगा एन डेल एल अपान डेल थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, ये एन नहीं होगा, एक ही कंडीशन होगी, चाहे जो 0 होगा वो साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा। तो यहाँ पे डेल अपान डेल थीटा और एल की वैल्यू लिखते हैं एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस बी होना चाहिए था तो ऐसे भी 0 हो जाएगा माइनस बी, और यहाँ पे चलो 0 लिख देते हैं और ये हो जाएगा, इसमें थीटा कहीं नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो डिफरेंशिएट करोगे किसी के साथ में तो ये 0 ही होगा, तो थीटा इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट। ठीक है, और साइक्लिक कोऑर्डिनेट होता है तो यानी कि एंगुलर, इससे रिलेटेड एंगुलर मोमेंटम यानी पी थीटा। ठीक है, और ये आप पी थीटा की वैल्यू भी यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम पी थीटा इज कंजर्व। ठीक है, निकालने की जरूरत नहीं, आप यहाँ से निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज है, ये जो क्वेश्चन था ये पूरा इसमें था और यहाँ भी एम। ठीक है, तो ये हाफ एम, ये पूरा क्वेश्चन। ठीक है, मैं सही कर देता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाफ एम और ये, तो पी थीटा ये कंजर्व हो जाएगा, और पी थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे देख लेंगे तो एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, ये आप पी थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, ये कंजर्व या कांस्टेंट। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि which of the following cannot be obtained from rotational level। तो रोटेशनल एनर्जी लेवल से हमें क्या नहीं मिल सकता। आपके ऑप्शंस हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फोर्स कांस्टेंट, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, रोटेशनल फ्रीक्वेंसी। क्या नहीं मिलता, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रोटेशनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे ई जे इक्वल टू एच कट स्क्वायर अपान 2i और जे प्लस 1। ठीक है, तो रोटेशनल लेवल एनर्जी का फॉर्मूला। अब इसमें देखो क्या क्या चीजें हम प्राप्त कर सकते हैं, तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये रहा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये मिल जाएगा आई। ठीक है, अगर हमें ईजे मालूम है ये मिल जाएगा। इसके अलावा फोर्स कांस्टेंट अभी नहीं दिख रहा है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ये इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, या मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 50 मेन क्वेश्चन से, तो ये इंटर न्यूक्लियर ही है। चलो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का मतलब दो, यहाँ पे एक न्यूक्लियाई हो गया, एक न्यूक्लियाई हो गया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये आर का था। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के लिए ये आर होती है, और चूंकि आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर हो गया, या अगर दो है तो म्यू आर स्क्वायर हो गया, तो ये भी हमें फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, आई मालूम होगा तो हमें, और म्यू क्या है, रिड्यूस्ड मास है, ये भी सही हो जाएगा।
रोटेशनल फ्रीक्वेंसीज क्योंकि एनर्जी मालूम है तो ओमेगा इक्वल टू ई अपान एच कट, इससे ये भी मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो हमें तीनों मालूम हो जाएंगे, लेकिन हम फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हमारा आंसर इसमें होगा फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, चलिए अब इन डिवाइड, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इतनी बार पूछा गया है, अब इसका क्या ही बताएं। ठीक है, ये लो टेम्परेचर डिवाइड थ्योरी में लो टेम्परेचर पे ये ऑप्शन T प्रोपोर्शनल टू Q होता है, ये ध्यान देना। स्पेसिफिक लैटिस हीट की बात हो रही है, स्पेसिफिक लैटिस हीट कैपेसिटी की बात हो रही है, स्पेसिफिक लैटिस हीट कैपेसिटी, ये दोनों में ही T प्रोपोर्शनल टू Q होता है। ठीक है, ये आप याद रखना, इसमें बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में। तो हम आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें और भी जैसे डुलांग पेटी लॉ है, तो डुलांग पेटी लॉ में वो कांस्टेंट आ जाती है हायर टेम्परेचर पे। ठीक है, और लो टेम्परेचर के लिए ये वाला, लो टेम्परेचर पे ही सारी समस्याएं थी, तो ये फॉर्मूला दिया गया था। किसके द्वारा, किसकी थ्योरी है, एक तो आइंस्टीन की हो गई, आइंस्टीन का फेल हो गया था, फिर इसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की एक और थ्योरी थी जिससे ये फॉर्मूला दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, हम देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। If the uncertainty in the velocity of a particle is equal to its velocity, calculate the uncertainty in its position in terms of its de Broglie wavelength। ठीक है, de Broglie wavelength का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं de Broglie wavelength होती क्या है। तो पहले अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से देखते हैं। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, ये क्या है, ये एच अपान 4 पाई। ठीक है, और यहाँ पे हम एक इससे मिनिमम कंडीशन ले लेते हैं, तो ये एच अपान 4 पाई वाला, क्योंकि हमें इक्वेशन बनाना है। एंड यहाँ पे गिवन डेल्टा वी इक्वल टू वी, तो यहाँ से जो डेल्टा पी होता है एक्चुअल में ये डेल्टा एम वी, और हम यहाँ पे कांस्टेंट लेते हैं तो डेल्टा वी हो जाता है, और ये हो जाएगा एम वी। चलिए ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, ये क्या हो जाएगा, एच अपान 4 पाई। इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा एक्स अपान एच अपान 4 पाई डेल्टा पी, और यहाँ पे एच अपान 4 पाई एम वी हो जाएगा। तो यानी कि डेल्टा एक्स इक्वल टू, यहाँ पे हम लेमडा, सॉरी, इसको हम एच अपान पी और इंटू 1/4 पाई लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेमडा अपान 4 पाई। तो डेल्टा एक्स यानी जो पोजीशन में चेंज आया वो लेमडा अपान 4 पाई में आया। ठीक है, वेयर एच अपान पी इक्वल टू लेमडा, और लेमडा को क्या कहते हैं, डिब्रॉय, जिसे हम डिब्रोगली भी कहते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है डिब्रॉय वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ, डिब्रॉय वेवलेंथ। चलिए, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन जो हो गया वो लेमडा अपान 4 पाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको हमें समझना पड़ेगा, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि द स्पिन एंड पैरिटी ऑफ 4 बेरिलियम 9 न्यूक्लियस एज प्रेडिक्टेड बाय शेल मॉडल आर रेस्पेक्टिवली। तो स्पिन और पैरिटी बतानी है इसकी, बेरिलियम Be9 की, इसकी स्पिन और पैरिटी बतानी है। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और ये क्या है, 4 है, और यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और ये क्या है, 9 माइनस 4 यानी 5। तो ये जो केस बनता है इसे कहते हैं ऑड इवन, सॉरी इवन ऑड, अगर आप प्रोटॉन को पहले लेते हैं। ठीक है, इवन ऑड या ऑड इवन का ये केस बन जाता है। इसका मतलब इसमें जो फाइनल आपका न्यूक्लियस होगा वो न्यूट्रॉन होगा, और न्यूट्रॉन जो लास्ट न्यूक्लियस होगा, देखो 4 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन ये आपस में तो फिल हो जाएंगे, पेयर कर लेंगे। ठीक है, जो लास्ट न्यूट्रॉन होगा वो कहाँ जाएगा, किस सेल में जाएगा, वही हमारा स्पिन और पैरिटी इस पूरे एटम की, इस पूरे न्यूक्लियस की डिसाइड करेगा, बेरिलियम की। ठीक है, तो इसके लिए हम जानते हैं कि अगर ये ऑड इवन इवन केस होता तब तो इसके लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इवन इवन केस होता, दोनों में प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर होते, तो स्पिन ये
1 होती, स्पिन 0 होती और पैरिटी ये पॉजिटिव होती। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर जे पी ये हो जाता 0+, ये सभी के लिए होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे केस अलग है। यहाँ पे हमें ऑड इवन या इवन ऑड की बात करनी है। तो यहाँ शेल मॉडल के अनुसार हम शेल मॉडल के अनुसार क्या कहते हैं, शेल मॉडल के अनुसार जो आपका भरने का क्रम है वो इस तरह जाएगा। मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ कैसे आप शेल मॉडल को याद रखेंगे। यहाँ पे है सब पहुंच पाए देर से डॉक्टर, यहाँ पे डी रहेगा, डॉक्टर फिर पहुंचा। ठीक है, एटलीस्ट इतने से आप काम SEPDFP। अब यहाँ पे जो भरने का क्रम होगा, क्योंकि इसमें तो एक ही जो है सब सेल होती है। ठीक है, एक ही ऑर्बिट होती है। इसमें पी में 2 होती हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे हायर 3/2 भरा जाएगा और फिर 1/2 भरा जाएगा। डी में पहले आया है तो ये 5/2 भरा जाएगा और फिर एस का तो वही होगा, ये 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें आप भर सकते हैं सबको भाई देर। हाँ ठीक है, और यहाँ पे ये एक यस हो गया है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और डी डी अभी एक बार आया है, इसका दूसरा वाला 5/2, ये 3/2 यहाँ भरा जाएगा और ये 1 ही चल रहा है। 1 एफ में होता है हाईएस्ट वैल्यू 7, पी में ये 3/2। ठीक है, और इसके अलावा इसी तरह से सब भरे जाते हैं और यहाँ पे 2p 1/2 इस तरह से इसका क्रम होता है। तो आपको क्या करना है कि अब यहाँ पे देख लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये सॉरी, नंबर ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस ये जो है क्या होते हैं 2J+1। ठीक है, 2J+1 जैसे यहाँ पे है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना जाएगा, 2 जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, जो हमारा इसे हम P कह दें, इसे हम N कह दें। तो N की बात हो रही है और N की संख्या कितनी है, N = 5 है और इसको इसमें भरना है। तो 2 तो यहाँ पे आ गया, ये 2 ही आएगा। यहाँ पे आएंगे 4, 4 की बजाय यहाँ पे 4 आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 आएंगे इस तरह से, लेकिन जो भरा जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और ये जो भरने का क्रम है वो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये इतने जो है फिल हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसमें बात कर रहे हैं 5 है, तो 5 में जो है क्या हो गया, 5 में 2 और 3 यहाँ पे भर गए। तो जो इस पे ध्यान देना है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे इसके लिए क्या हो गया, जो हमारा लास्ट, सॉरी मैं इलेक्ट्रॉन कह रहा था, ये न्यूट्रॉन होगा। जो लास्ट न्यूट्रॉन होगा वो 1p3 में जाएगा। तो p का मतलब L = 1 हो गया। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ये जो J होता है एक्चुअल में ये हमें J दिखाता है। तो ये जो J है वो J की वैल्यू आपकी हो गई यहाँ पे 3/2। क्लियर, तो J की वैल्यू तो 3/2 हो गई। अब यहाँ पे पैरिटी का एक फार्मूला होता है, पैरिटी, पैरिटी होती है -1/L। अब L बराबर क्या है, -1 और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे L = 1 हमने देखा है, तो ये हो जाएगा -1। और पैरिटी में एक और चीज होती है, -1 मतलब ये ऑड पैरिटी, और अगर ये +1 तो ये इवन पैरिटी। ठीक है, और यहाँ पे हेंस स्टेट क्या हो जाएगी सेल मॉडल के आधार पे, स्टेट JP। ठीक है, और J की जगह यहाँ पे है 3/2, पैरिटी की जगह है -1। इसे बस केवल यहाँ माइनस प्लस नहीं लिखते हैं, केवल माइनस लिख देते हैं। तो यहाँ पे आपका जो हो गया सेल मॉडल के आधार पे ये चीज क्या हो जाती है, इसकी पैरिटी, स्पिन पैरिटी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 3/2 एंड ऑड, 3/2 एंड ऑड। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, 3/2 एंड ऑड, ये हो जाएगा स्पिन एंड पैरिटी ऑफ 4Be9 न्यूक्लियस। इसमें कहीं है 3/2 एंड ऑड, ये जो पहला वाला ऑप्शन है यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा, 3/2 एंड ऑड। ठीक है, इसे हम 3/2 और माइनस करके ऐसे लिखते हैं। चलिए खैर, बड़ा क्वेश्चन था पर अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं। इसमें एक केस बता, देखो इवन और ऑड के लिए तो यही सारा प्रोग्राम चलेगा।
और ये सेल मॉडल की ये जो चीजें हैं इसको आप याद रखिए। और ऑड के लिए वो उसमें नॉर्डेम रूल होता है, उसको हम फिर किसी और क्वेश्चन में समझ लेंगे, अभी समझेंगे तो वो काफी लंबा जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन की। इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसमें क्या है, क्रिटिकल एंगल निकालना है। इसमें कहता है इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम ऑर्डिनरी ग्लास रिलेटिव टू एयर इज 1.5, व्हाट विल बी द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम जो है कई सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं, इसमें आप गेस कीजिएगा। देखिए स्नेल्स लॉ क्या होता है, स्नेल्स लॉ आप इसको ऐसे याद रखिए। स्नेल्स लॉ कहता है n1 साइन थीटा 1 इक्वल टू n2 साइन थीटा 2। ठीक है, तो मीडियम 1 हो गया यहाँ पे, ये मीडियम 1, यहाँ पे ये मीडियम 2 की बात हो रही है। अब यहाँ पे इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ऑर्डिनरी ग्लास रिलेटेड टू एयर इज, तो क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल कहाँ मिलेगा याद रखना, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में मिलता है, रिफ्लेक्शन। ठीक है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। ठीक है, सघन से विरल में जाती है, जैसे ग्लास से एयर में जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है हमारा जो पहला मीडियम हो गया वो क्या हो गया यहाँ पे, n2 साइन थीटा 2 इक्वल टू n1 साइन थीटा 1। ठीक है, तो इसे हमने जो है मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है ऐसा मान रहे हैं। ठीक है, या आप किसी को भी मान सकते हैं। चलिए ऐसे मान लेते हैं, मान लीजिए n1 साइन थीटा 1, n2 और साइन थीटा 2। ठीक है, तो एट क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल ये क्या हो जाएगा, थीटा 1 ये तो थीटा सी यानी क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा, एंड थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे साइन थीटा सी इक्वल टू n2 अपान n1, n2 अपान n1। अब यहाँ पे n2 जो है वो 1.5 है, ये ग्लास की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि पहला मीडियम हमने, सॉरी, n2 जो है वो एयर है और n1 1.5 है। ठीक है, ये ग्लास की बात हो रही है क्योंकि पहला मीडियम जहां से जा रही है। तो यहाँ पे वैसे भी आप देख लो, अगर 1.5 ऊपर रखोगे तो ये कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होगी, तो ये 1.5 हो गया, ये साइन थीटा सी। तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल फॉर एयर, और यहाँ पे मैं इसको कंप्लीट कर दूं, थीटा सी इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपान 1.5। ठीक है, तो क्रिटिकल, ये एक मिनट, ये क्या आ गया, क्रिटिकल एंगल फॉर यहाँ पे ग्लास एयर इंटरफेस, इंटरफेस ये हो जाएगा थीटा सी इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपान 1.5, और ये हो जाएगा ये लगभग आता है, इसको हम साइन इनवर्स यहाँ पे ये भी हो जाएगा 2/3, और ये आता है 41.81 डिग्री। ये याद रखिएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा, ये लंबा जा रहा है, इधर कर देता हूँ, तो ये वैल्यू आप याद रखिएगा। इसी तरह से हम एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये हमारा आंसर जो हो गया वो तो हो गया साइन ए, ये वाला पार्ट। अब यहाँ पे एक और चीज देख लेते हैं, क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर एयर इंटरफेस। अगर वाटर से एयर में जा रहा है तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, बिल्कुल आसान है, 1 अपान, देखो 1 एयर का हो गया। आप यहाँ पे ग्लास से जा रही थी तो यहाँ पे 1 अपान 1.5 लिखा था। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे 1.33 होता है, और इसकी जो वैल्यू एंगल में होती है ये 48.8 डिग्री के आसपास होती है। ठीक है, और यहाँ पे इसको आप अगर लिखना चाहें तो ये हो जाता है एक्चुअल में साइन इनवर्स 0.75। ठीक है, 0.75, और यहाँ भी आप इसको जो है चाहें तो इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। इसी तरह से क्रिटिकल एंगल फॉर
ग्लास, अगर ग्लास से वाटर में, चूंकि ग्लास का ज्यादा है वाटर का कम है, तो यहाँ भी क्रिटिकल एंगल मिलेगा आपको। और ये थीटा सी साइन इनवर्स, देखो वाटर में जा रही है तो वाटर का आप लिख लो 1.33, और ग्लास से जा रही है तो 1.5 यहाँ लिख दो, और ये साइन इनवर्स ये आता है 0.8867 समथिंग इतना, और इसका एंगल याद रखिए 62.5। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये चीजें मैं यहाँ पे तीनों के लिए लिख दे रहा हूँ, आप इसको लर्न करिए। और ये कंपैरिजन पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा क्रिटिकल एंगल कहाँ मिलेगा, ठीक है, सबसे कम कहाँ मिलेगा, ग्लास टू एयर इंटरफेस, और सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा, ग्लास टू वाटर इंटरफेस। आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ये तीनों चीजें, ठीक है, ग्लास वाटर इंटरफेस। बहुत इसमें कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, आप ये देख लीजिए पूरा, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, और ये हमने पूरा सॉल्व कर दिया, ठीक ठाक समय लग रहा है। तो चलिए कुछ एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम इस लेक्चर को विराम देते हैं। अब ये बीसीएस थ्योरी का, बीसीएस थ्योरी किससे रिलेटेड है, द बीसीएस थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, बिल्कुल इसमें आंसर भी दे, बीसीएस थ्योरी इसे कहते हैं वार्डिन कूपर, और एस एस एक नाम होता है, ठीक है, ये वार्डिन कूपर से इसका नाम होता है, सुपर कंडक्टिविटी से रिलेटेड है। और इसमें कह रहा है कि बीसीएस थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टर, ये जो है इसमें अट्रैक्टिव इलेक्ट्रॉन लैटिस इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन क्या होता है, इसमें यही ऑप्शन सही है कि बीसीएस थ्योरी में यानी सुपर कंडक्टिव थ्योरी में जो भी आपने कूपर पेयर होता था ना, इलेक्ट्रॉन लैटिस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ये कूपर पेयर वाली घटना ही है, कूपर पेयर, और ये बीसीएस थ्योरी कहलाती है। और भी थ्योरी है इसकी, लेकिन एक थ्योरी इसकी बीसीएस थ्योरी जो कूपर पेयर वाली थ्योरी है। क्लियर है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, काइनेटिक एनर्जी दी गई है और पोटेंशियल एनर्जी दी गई है, काइनेटिक एनर्जी दी गई है, पोटेंशियल एनर्जी दी गई है। देखो इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं है, इसका सीधा सीधा आंसर होता है लैग्रेंजियन, ठीक है, लैग्रेंजियन का सीधा फार्मूला ही होता है L इक्वल टू टी प्लस वी, और कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं दी गई है, तो लैग्रेंजियन का सीधा फार्मूला, सॉरी है ये, मैं लैग्रेंजियन टी माइनस भी होता है, अच्छा चलो लैग्रेंजियन ये टी माइनस भी होता है, और लैग्रेंजियन, और यहाँ पे हैमिल्टोनियन पूछा है, हैमिल्टोनियन और कोई कंडीशन नहीं दी गई है, तो ये टी प्लस वी हो जाएगा, ठीक है। अब वहाँ पे टाइम की बात आती है तो टाइम में ये थोड़ा सा चेंज रहता है, इसको नहीं डायरेक्ट लिख सकते, लेकिन यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी गई है तो सीधा हैमिल्टोनियन पूछा है, और हम इसको जो है ऐसे टी प्लस वी लिखेंगे, यहाँ पे टाइम इन्वॉल्व भी नहीं। इसके अलावा ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ये इसमें कुछ करना नहीं है, आता है तो आपको नंबर मिलेगा। फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन द आउटपुट एंड इनपुट वोल्टेज ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, ये 180 डिग्री का क्वेश्चन होता है, इसलिए पूछा ही जाता है, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। और इसके अलावा कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर, ठीक है, इसमें इनपुट एंड आउटपुट फेज डिफरेंस, इनपुट और आउटपुट फेज डिफरेंस जो सिग्नल का होता है वो जीरो होता है, ठीक है। तो इमिटर फॉलोअर, ठीक है, इसको इमिटर फॉलोअर भी कहते हैं। तो कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर, इनपुट एंड आउटपुट फेज डिफरेंस ये जीरो पे होता है। चलिए अब इसमें एनर्जी स्टोर इन वॉल्यूम वी, देखिए इसमें सीधा सीधा आपको जो है एनर्जी स्टोर इन वॉल्यूम वी, यहाँ पे सारे फॉर्मूले एक जैसे लग रहे हैं, और सारे फार्मूले ही सही है, नहीं सही तो नहीं है, सारे नहीं सही है, लेकिन इसमें जो है जैसे ये ई स्क्वायर होगा यहाँ पे, एक मिनट, कह रहा है द एनर्जी स्टोर्ड इन वॉल्यूम वी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर करने का सही फॉर्मूला है वो है ये, ठीक है, ये डायमेंशनली ये भी सही है, और ये स्क्वायर ये भी सही है, लेकिन जो है हम ये ज्यादा सही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं U इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर डी वी, और एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी U अपॉन V होती है, और अगर इसमें जो है हम हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी वी, ये अगर E कांस्टेंट है तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर V हो जाता है, और ये एनर्जी डेंसिटी का ये वाला फार्मूला हम लोग याद रखें, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेते हैं, U, अगर मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी की बात करें तो U m हो जाएगा, ये है हाफ टू म्यू नॉट, और ये H स्क्वायर डी वी हो जाएगा,
ठीक है, और ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे बी स्क्वायर डी वी हो जाएगा, और ये आएगा वी स्क्वायर अपान 2 म्यू नॉट वी आ जाएगा, और यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपान 2 म्यू नॉट। ठीक है, तो ये कंडीशंस बदलती है इसमें, जो ये 2 का फैक्टर है, हाफ 2 का, ये किसी किसी में मान लो स्टैटिक फील्ड है तो वहां पे ये 2 नहीं रहेगा, वहां पे ये पूरा रहेगा, लेकिन इन जनरल ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आई होप ये आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, और ये बस जस्ट लर्न करना है। देखो, आइगन फंक्शन ऑफ वेव फंक्शन ऑफ आर ए पीरियाडिक पोटेंशियल, पीरियाडिक पोटेंशियल की बात होगी, प्लेन वेव नहीं आएगी, स्टेशनरी वेव नहीं आएगी, क्रोनिक फंक्शन जैसा कुछ होता नहीं है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ब्लॉक फंक्शन। क्या होगा? ब्लॉक फंक्शन। और इसके एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, बस ये याद रखना कि ब्लॉक फंक्शन जो है वो पीरियाडिक पोटेंशियल के लिए आता है। क्रोनिक पेनी मॉडल यहाँ से ये होता है, क्रोनी पेनी मॉडल होता है। ठीक है, उसमें जो है ये ब्लॉक फंक्शन, ब्लॉक वेव फंक्शन है। ठीक है, ब्लॉक वेव फंक्शन का यूज किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा एक, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्योरली, बिल्कुल मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ये इतना आसान क्वेश्चन और ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है कि मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो ट्रांसवर्स होती हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती, क्या होती है? ट्रांसवर्स होती है। ट्रांसवर्स नेचर का मतलब क्या हो गया? अगर वेव को इस डायरेक्शन में जाना है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रहा है। इसके अलावा इसका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, और बाकी के क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कारम, जय हिंद, वंदे मातरम।